Hello everyone, let's we start our topic. Today we will discuss elements of stuffing. There are the three elements of stuffing. ठीक है, before discussing our today topic, ठीक है, in our previous video we have already discussed stuffing meaning, importance and its process. ठीक है, every student know that process is very important question in this chapter. So today our topic elements of stuffing. There are the three elements of stuffing: recruitment, selection and training. First will be recruitment. Okay, so what do you mean by the recruitment? Recruitment means invite the people to apply for a particular job. Recruitment means not appointment. कहता रिक्रूटमेंट का मतलब अपॉइंटमेंट नहीं है. रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इनवाइट द पीपल टू अप्लाई फॉर ए पर्टिकुलर जॉब. जैसे मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको बता दिया कि जब हम न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं तो उस ऐड के थ्रू हम पोटेंशियल कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं कि मोर एंड मोर कैंडिडेट्स जॉब के लिए क्या करें, अप्लाई करें. तो बेटा उसको रिक्रूटमेंट कहा जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में मुझे 10 सेल्समैन की रिक्वायरमेंट है. मैं एक न्यूज़पेपर में ऐड बना के क्या कर देती हूँ, डाल देती हूँ, न्यूज़पेपर में ऐड डाल देती हूँ. तो बेटा न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना ही रिक्रूटमेंट है, क्योंकि उस ऐड के थ्रू मैं पोटेंशियल कैंडिडेट्स को इनवाइट कर रही हूँ कि वो जॉब के लिए क्या करें, अप्लाई करें. उसी को ही रिक्रूटमेंट कहा जाता है. ओके, तो रिक्रूटमेंट मीन्स इनवाइट द पीपल टू अप्लाई फॉर ए पर्टिकुलर जॉब इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट. सिलेक्शन कहते हैं सिलेक्शन मीन्स सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट अमंग द वेरियस कैंडिडेट्स. वेरियस कैंडिडेट्स में से बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना ही क्या होता है, सिलेक्शन होता है. यू नो सिलेक्शन इज ए नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज मोर कैंडिडेट्स आर रिजेक्ट and few candidates are select, so we can say that selection is a negative process. But recruitment is a positive process because no candidate will be rejected. ठीक है, more and more candidates को क्या किया जाता है, इनवाइट ही किया जाता है, किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाता बल्कि इनविटेशन दिया जाता है सबको. तो यहाँ रिजेक्ट नहीं होते बल्कि इनविटेशन के थ्रू लोगों को इनवाइट किया जाता है. सो रिक्रूटमेंट इज ए पॉजिटिव प्रोसेस. उसके बाद आता है ट्रेनिंग आफ्टर सिलेक्शन. ठीक है, एवरी एम्प्लॉय नॉट नोइंग हाउ टू परफॉर्म द वर्क इन अवर बिजनेस, सो वी शुड प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू ऑल एम्प्लॉयज so that all employee perform the work in an effective way and use all the resources of our organization in a proper manner. So every organization is also provide the training and development of their employees. So today we start या we discuss our first topic recruitment. ठीक है, तीनों एलिमेंट्स का मीनिंग क्लियर करने के बाद आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं रिक्रूटमेंट. यानी स्टाफिंग का जो फर्स्ट एलिमेंट है रिक्रूटमेंट बच्चों, उसको हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आता है भाई रिक्रूटमेंट होता क्या है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय द रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट का मीनिंग मैं ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुकी हूँ. ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ एक बार. रिक्रूटमेंट मीन्स इनवाइट द पीपल्स टू अप्लाई फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, दैट इज कॉल्ड द रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव प्रोसेस बिकॉज यहाँ किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाता है. कहता देयर आर द टू सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. कहता रिक्रूटमेंट के दो सोर्स है, एक इंटरनल और दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल. इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल सोर्स कहता व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मीन्स व्हेन वी रिक्रूट द पीपल विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. व्हेन वी रिक्रूट द पीपल्स या व्हेन वी रिक्रूट द एम्प्लॉयज within our organization is called internal source of recruitment. जब आप अपने बिजनेस के अंदर से ही एम्प्लॉय हायर कर लेते हो जॉब के लिए तो बेटा उसको इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहा जाता है. इसके लिए हमें बाहर से कोई एम्प्लॉय हायर नहीं करना पड़ता. बिजनेस के अंदर से ही किसी का ट्रांसफर कर दिया, किसी का डिमोशन कर दिया, किसी का प्रमोशन कर दिया, ऐसे करके खुद ही एम्प्लॉय क्या कर लेते हैं, हम अरेंज कर लेते हैं. तो वो बेटा कौन सा सोर्स होता है आपका, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. उसके बाद आता है मीनिंग क्लियर होने के बाद मेरिट्स. कहता है व्हेन वी हायर द एम्प्लॉय विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन
देन व्हाट बेनिफिट शुड वी ऑब्टेन। कहते हैं इंटरनल सोर्स से अगर हम अपने एम्प्लॉय हायर करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स ऑब्टेन होते हैं। बेनिफिट्स में बेटा फर्स्ट आता है इकोनॉमिकल, सस्ता पड़ता है। इकोनॉमिकल में आप एक्सप्लेन करोगे व्हेन वी हायर द एम्प्लॉय within our organization then we have no need to expend more money on advertisements and other type of expenses, so it is very economical source for hiring the employees in our organization। कहते हैं जब आप बिजनेस के अंदर से एम्प्लॉय हायर करते हो तो काफ़ी इकोनॉमिकल सोर्स होता है, क्योंकि इसके लिए हमें एडवर्टीजमेंट या अदर टाइप के एक्सपेंस पर कोई मनी, अदर टाइप की एक्टिविटी पर कोई मनी इंक्योर करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता है, सस्ता पड़ता है बिजनेस के लिए। सेकेंड आता है मोटिवेशन। कहते हैं व्हेन वी हायर द एम्प्लॉयज विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन देन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज आल्सो मोटिवेटेड विद देयर, ठीक है, विद हिज वर्क। कहते अगर आपने बिजनेस के अंदर से ही एम्प्लॉय हायर कर दिए तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में मोटिवेशन आता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हमने बेटर वर्क परफॉर्म करा तो ऑर्गेनाइजेशन हमारा प्रमोशन करके हमें हायर डेजिग्नेशन पर क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं इंटरनल सोर्स की रिक्रूटमेंट या इंटरनल सोर्स जो होता है वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के अंदर मोटिवेशन की फीलिंग क्रिएट करता है, और मोटिवेशन की फीलिंग क्रिएट करेगा तो कहीं ना कहीं वो बेटर वर्क परफॉर्म करते हैं, उनका एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होता है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में मोटिवेशन लाता है। कई बार एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि बताओ, एक बात बताओ, अगर हम बिजनेस के अंदर से एम्प्लॉय हायर कर लेते हैं तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय क्यों मोटिवेट होते हैं? क्योंकि उनको पता है इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है उनका एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होगा, मोटिवेट होंगे बेटर वर्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। उनके अंदर एक फीलिंग क्रिएट हो जाती है, इफ वी परफॉर्म द बेटर वर्क इन आवर ऑर्गेनाइजेशन देन डेफिनेटली वी आर मोटिवेटेड, हम हायर डेजिग्नेशन पे शिफ्ट होंगे, हमें अच्छी सैलरी मिलेगी, हमें अच्छा स्टेटस मिलेगा, इसलिए वो मोटिवेट होते हैं हायर डेजिग्नेशन पे शिफ्ट होने के लिए, ठीक है। थर्ड मेरिट्स आपकी आती है लेस एक्सपेंसिव, ठीक है, ये इकोनॉमिकल में भी आ गया, वैसे ये भी आ गया। कहते हैं ट्रेनिंग वगैरह का एक्सपेंस नहीं देना पड़ता, ये तो आपको हायर करने वाले की बात है, रिक्रूटमेंट का मतलब एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं करनी पड़ती। इसमें दे दिया लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव का मतलब होता है इफ वी हायर द एम्प्लॉयज विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन देन वी हैव नो नीड टू प्रोवाइड द स्पेशल ट्रेनिंग्स टू ऑल दीज एम्प्लॉयज, ठीक है, क्योंकि ऑल दीज एम्प्लॉयज आर फैमिलियर द रूल्स एंड रेगुलेशन with our organization and all employee have no need to provide the basic training regarding to the works। स्पेशल अगर कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसी प्रोजेक्ट के लिए ही हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, बेसिक वर्क के लिए तो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की जरूरत भी नहीं है। सो इससे भी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई नया एम्प्लॉय क्या करा, हायर करा, बेटा बाहर से हायर करूंगी तो मुझे उसको बेसिक वर्क सिखाने के लिए भी पहले ट्रेनिंग देनी होगी, लेकिन अगर मैंने बिजनेस के अंदर से ही एम्प्लॉय हायर कर लिया तो दैट एम्प्लॉय हैव ऑलरेडी नॉलेज रिगार्डिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है, दैट एम्प्लॉय हैव ऑलरेडी नॉलेज हाउ टू परफॉर्म द वर्क इन अवर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको बेसिक वर्क सिखाने की ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इससे भी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ओके। उसके बाद आता है लेस टर्नओवर। लेस टर्नओवर का मतलब, यहाँ पर टर्नओवर का मतलब सेल्स नहीं है सॉरी, जनरली हम टर्नओवर का मतलब सेल्स लेते हैं, लेकिन बेटा बिजनेस में टर्नओवर का मतलब एम्प्लॉय के आने जाने की रेट रिड्यूस हो जाती है। एक वर्ड यूज किया जाता है टर्नओवर के लिए, लेबर टर्नओवर रेट, लेबर टर्नओवर और बेटा लेबर टर्नओवर रेट का मतलब होता है लेबर के आने जाने की रेट। अगर लेबर टर्नओवर रेट मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हाई है तो इससे बिजनेस का कहीं ना कहीं एक्सपेंस और इंक्रीज हो रहा है, और लेबर टर्नओवर रेट हाई होने का इंडिकेशन होता है कि एम्प्लॉयज आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर ऑर्गेनाइजेशन, सो फ्रिक्वेंटली वो आपके बिजनेस को क्या कर जाते हैं, स्विच ऑफ कर जाते हैं आपके बिजनेस से, एक नई बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, फिर वर्क परफॉर्म करवाने के लिए आप और नए एम्प्लॉय को हायर करते हो, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, लेकिन वो आपकी वर्क परफॉर्मेंस या आपके बिजनेस के एनवायरनमेंट से सेटिस्फाइड न होने की वजह से फिर वो भी क्या कर जाते हैं, स्विच ऑफ कर जाते हैं, तो इससे मेरे बिजनेस की लेबर टर्नओवर रेट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है।
बेटा ये एक नेगेटिव सिंबल होता है हमारे बिजनेस का, ठीक है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी डाउन होती है और साथ ही साथ ट्रेनिंग का एक्सपेंस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग देकर एम्प्लॉय का एक्सपर्ट बनाते हैं, फिर छोड़ के चला जाता है, फिर नए एम्प्लॉय हायर करते हैं, फिर ट्रेनिंग देते हैं, फिर एक्सपर्ट बनाते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन से ही हम अपने एम्प्लॉय हायर करेंगे तो ऑटोमेटिक मेरे बिजनेस की लेबर टर्नओवर रेट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। लेबर टर्नओवर रेट रिड्यूस क्यों हो जाती है, क्योंकि ऑल दीज एम्प्लॉइज मोटिवेट होते हैं, मोटिवेट होंगे तो लॉन्गेविटी में बिजनेस में स्टेबल रहेंगे और फ्रिक्वेंटली बिजनेस से स्विच ऑफ नहीं करेंगे, तो इसलिए लेबर टर्नओवर रेट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है कि इफ वी हायर द एम्प्लॉइज within our organization then the performance of the employees also improve, क्योंकि वो मोटिवेट होते हैं, उनका एबिलिटी और उनका स्किल क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, वो सोचते हैं कि हमें बेटर वर्क परफॉर्म करना है, तो इससे उनकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है बेटा, एक अगर मान लो मेरा प्रमोशन कर दिया और मुझे हायर डेजिग्नेशन पे शिफ्ट कर दिया, तो पहले तो ये बताओ क्या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा या नहीं होगा, होगा, और कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तो मैं उस हाई डेजिग्नेशन की जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बखूबी निभाने के लिए कहीं ना कहीं मैं बेटर वर्क परफॉर्म करूंगी, कुछ नए आइडिया, कुछ नई थिंकिंग लेवल, कुछ नए आइडिया, कुछ नए मेथड्स मैं अपने माइंड में डेवलप करूंगी, इससे मेरा परफॉर्मेंस लेवल भी ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि मैं बेटर वर्क परफॉर्म करना चाहती हूँ, मैं डिमोशन नहीं करवाना चाहती, तो इससे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिक विदाउट सुपरविजन इम्प्रूव हो जाती है, आपको उस एम्प्लॉय को सुपरविजन करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद कहता है नेक्स्ट मेरिट्स विल बी थ्रू ट्रांसफर एम्प्लॉयज गेट ट्रेनिंग। बेटा ट्रांसफर मेथड को यूज करके जब हम एक एम्प्लॉय को किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं तो ऑटोमेटिक उस एम्प्लॉयज को दो डिपार्टमेंट्स के काम की नॉलेज हो जाती है विदाउट एनी ट्रेनिंग। समझ आ रहा है कि थ्रू ट्रांसफर एम्प्लॉयज गेट ट्रेनिंग, कि ट्रांसफर वाले मेथड की हेल्प से एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी मिल जाती है बगैर किसी एक्सपेंस को इंक्योर किए। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हूँ, ठीक है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय सरप्लस हो गए तो मेरे को क्या कर दिया, फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। थोड़े दिन मुझे फाइनेंस का काम नहीं आता लेकिन धीरे धीरे सीनियर्स को देखकर मैं फाइनेंस का काम करना भी सीख जाती हूँ, तो इससे क्या हो गया, मुझे फाइनेंस के काम की भी ट्रेनिंग मिल गई। लेकिन क्या फाइनेंस के काम की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने कोई एक्सपेंस मेरे पे इंक्योर करा, कोई पैसा खर्च करा मेरे ऊपर, नहीं, तो विदाउट एनी एक्सपेंस, ठीक है, ट्रांसफर की हेल्प से भी हम एम्प्लॉय को दो या वेरियस डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये बेनिफिट भी बिजनेस को मिल जाता है। थ्रू ट्रांसफर सरप्लस एम्प्लॉयज कैन बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट। कहते हैं ट्रांसफर मेथड की हेल्प से अगर किसी वन डिपार्टमेंट में सरप्लस एम्प्लॉयज है और किसी अदर डिपार्टमेंट में डेफिशिएंसी है तो सरप्लस वाले एम्प्लॉयज को डेफिशिएंसी वाले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर हो जाता है, यानी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते। बहुत बार होता है एक डिपार्टमेंट में सरप्लस है, दूसरे डिपार्टमेंट में मतलब डेफिशिएंसी है, या एक ब्रांच में सरप्लस एम्प्लॉय चल रहे हैं, दूसरी हमारी ब्रांच है उसमें डेफिशिएंसी है, तो जहां पर भी सरप्लस एम्प्लॉयज होते हैं डेफिशिएंसी वाली ब्रांच में हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो इससे मैन पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। हमारी बुक में सिर्फ एक सिंपल लाइन दे रखी है इनकी मेरिट्स की, बट स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाता है तो आपको लाइन के अकॉर्डिंग नहीं लिखना, आपको हेडिंग बनाना है। जैसे मैंने इकोनॉमिकल हेडिंग बनाया, देन उसको फिर 2 या 3 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है। इट मीन्स हेडिंग्स बनाओगे और हेडिंग्स बना के एक्सप्लेन करना है, जैसा बुक में लिखा हुआ है उस तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। उसके बाद आती है डीमेरिट्स, कि भाई अगर हम इंटरनल सोर्स से हम एम्प्लॉय हायर कर लेते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट डीमेरिट्स है नो फ्रेश आइडिया। नो फ्रेश आइडिया का मतलब होता है कि फ्रेश टैलेंट रखने वाला एम्प्लॉयज हमें अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। इफ वी हायर द एम्प्लॉयज विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, देन वी हैव नॉट ओपन या वी हैव नो रिसीव ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉयज हु हैव फ्रेश आइडियाज या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आइडिया रखने वाले एम्प्लॉयज हमें अवेलेबल नहीं हो पाते हैं।
क्यों? क्योंकि बाहर से तो एम्प्लॉय हम हायर ही नहीं कर रहे, हम तो उन्हीं एम्प्लॉय को प्रमोट कर रहे हैं जो हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं। वो तो बहुत पुराने हैं, पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन मार्केट में जो लेटेस्ट टेक्निक आई हुई है उस लेटेस्ट टेक्निक की नॉलेज रखने वाले एम्प्लॉयज हमें इंटरनल सोर्स से अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। फ्रेश आइडिया रखने वाले जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज होते हैं, यूथ जनरेशन होती है, कहता वो यूथ जनरेशन वाले टैलेंटेड एम्प्लॉय हमें हायर नहीं हो पाते हैं इंटरनल सोर्स से। एक तो सबसे बड़ी डीमेरिट्स ये है, और सच भी है। पता, अगर हम बिजनेस में एम्प्लॉयज का प्रमोशन करके हायर डेजिग्नेशन पे शिफ्ट करते चले जाते हैं, तो जो पुराने एम्प्लॉय है उनको तो पुराने मेथड्स, ओल्ड टेक्निक्स, इन सब चीज़ों की नॉलेज है। नया एम्प्लॉय अगर बाहर से हायर करोगे तो वो बेटा लेटेस्ट टेक्निक की नॉलेज रखने वाला होगा, उसकी स्टडी के मेथड्स भी अलग होंगे। क्यों? क्योंकि वो नई जनरेशन का होगा, उसके काम करने के मेथड, स्ट्रेटेजी सब डिफरेंट होगी, ओल्ड की डिफरेंट होती है। क्योंकि हम यहाँ पर कई बार बच्चे सोचते हैं नहीं मैम पुराने वाले का तो एक्सपीरियंस होगा, वो ज़्यादा बेटर मेथड यूज करेगा। देखो, पुराने वाले का अपनी जगह एक्सपीरियंस होता है, लेकिन नया वाला लेटेस्ट टेक्निक वाला एक्सपीरियंस लेके आता है। दो मेथड होते हैं, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। जो पुराना वाला होता है वो हार्ड वर्क को अप्लीकेबल करता है, और जो नया वाला यूथ जनरेशन होती है वो उसी काम को करता है, लेकिन स्मार्ट वर्क से करता है। काम टाइम भी कम लगना चाहिए और काम भी एक्यूरेट टाइम पे हो जाना चाहिए। तो टेक्निक तो दोनों ही यूज करते हैं, बट मैं तो डीमेरिट्स डिस्कस कर रही हूँ, तो वी थिंक ओनली नेगेटिव पॉइंट से हम इसको सोचेंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर हम बिजनेस के इंटरनल सोर्स से एम्प्लॉय हायर करते हैं तो हमें फ्रेश और लेटेस्ट आइडिया रखने वाला एम्प्लॉय हमें अवेलेबल नहीं हो पाता है, जिसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज है। ठीक है, सेकेंड डीमेरिट्स लिमिटेड चॉइस। कहते हैं इफ वी हायर द एम्प्लॉयज विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, देन वी हैव नो वाइडर चॉइस। इन लिमिटेड एम्प्लॉयज में से ही हम किसी वन को सेलेक्ट कर लेते हैं और हायर डेजिग्नेशन पे शिफ्ट कर देते हैं, और लिमिटेड में बहुत अच्छा क्वालिफाइड एम्प्लॉय या बहुत अच्छा एम्प्लॉय हमें नहीं अवेलेबल हो पाता। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक पोस्ट को मुझे फिल करनी है और मैंने क्या किया भाई, किसी न्यूज़पेपर में ऐड दे दी। अब न्यूज़पेपर की ऐड के थ्रू तो उस एक पोस्ट के लिए मेरे पास 1000 पर्सन अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर मैं बिजनेस के अंदर से ही वो वैकेंट पोस्ट फिल करती हूँ तो मेरे पास सिर्फ 7 एम्प्लॉयज है, 7 में से किसी एक का प्रमोशन मुझे करना है। तो किसमें वाइडर चॉइस है? एक्सटर्नल सोर्स से अगर मैं एम्प्लॉय हायर करती हूँ तो वाइडर चॉइस होती है, 1000 में से एक को सेलेक्ट करना होगा, लेकिन इंटरनल सोर्स से अगर एम्प्लॉय मैं हायर करती हूँ तो 7 में से किसी एक को सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ लिमिटेड चॉइस है। नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी अच्छा पॉइंट है, आप लोग बताओ। कहता है इंटरनल सोर्स न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल ही नहीं है। क्यों बताओ? यस, क्योंकि न्यू ऑर्गेनाइजेशन में तो ओल्ड एम्प्लॉय है ही नहीं। न्यू ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑल ओवर जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो हमें कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सोर्स से ही हायर करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स तो है ही नहीं। सो एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनल सोर्स सुटेबल नहीं है। और फोर्थ डीमेरिट्स विल बी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज। अगर हम अपने एम्प्लॉय का फ्रिक्वेंटली एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं तो कहता है इससे उसकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। सच है ये, क्योंकि अगर मैंने एम्प्लॉयज का एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में मैंने ट्रांसफर कर दिया, वहाँ से जाएगा अपना सामान वामान लेके जाता, अगर वहाँ का क्लाइमेट उसको सूट नहीं करा, उस बिजनेस का एनवायरनमेंट उसको सूट नहीं करा, तो इससे उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। उसके हेल्थ पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उसका मन काम करने में नहीं लगता, तो जिसकी वजह से उसका आउटपुट क्या हो जाता है? धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं अगर एम्प्लॉय का बार बार फ्रिक्वेंटली आप ट्रांसफर करते रहोगे तो कहीं ना कहीं इससे एम्प्लॉय की आउटपुट, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। ठीक है, समटाइम तो देखो क्लाइमेट सूट नहीं करता, कई बार बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट हमें सूट नहीं कर पाता, और भी वेरियस प्रॉब्लम्स आ जाती है जिससे हमारी आउटपुट, हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो बेटा दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फ्रेश आइडिया रखने वाला एम्प्लॉय नहीं मिलता, ठीक है भाई, लिमिटेड चॉइस होती है, क्योंकि जो बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय है 5 या 7, उसी में से किसी एक को चूज करना है। ठीक है, नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो सूटेबल है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है ही नहीं। और अगर एम्प्लॉय का फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर करते हो तो बेटा इससे भी कहीं ना कहीं वो डिमोरलाइज होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है। तो ये थी आपकी डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है,
तो रिक्रूटमेंट का मीनिंग, रिक्रूटमेंट के दो सोर्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स का मीनिंग, ठीक है, उसकी मेरिट्स और उसके बाद क्या आ गई उसकी डीमेरिट्स। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मेथड्स ऑफ इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स के कौन कौन से मेथड हैं। मेथड में आपका फर्स्ट आता है ट्रांसफर। कहता है बेटा ट्रांसफर का मतलब होता है अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक डिपार्टमेंट में या एक ब्रांच में सरप्लस एम्प्लॉइज होते हैं तो आप किसी दूसरी ब्रांच या दूसरे डिपार्टमेंट में आप उन सरप्लस एम्प्लॉइज को ट्रांसफर कर देते हो जहां पर डेफिशिएंसी होती है। तो इससे क्या हो जाता है, हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज या मैन पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है। देयर इज नो वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। और ऐसा होता भी है। मेरे बिजनेस की 3 ब्रांच है, 4 ब्रांच है, एक में सरप्लस एम्प्लॉई, एक में रिक्वायरमेंट है। भाई सरप्लस वाले को रिक्वायरमेंट वाले में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। ठीक है, उससे क्या हो जाता है कि भाई ना तो डेफिशिएंसी वाले को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ना सरप्लस वाले में रिसोर्सेज वेस्ट रहेंगे। प्रमोशन, बेटा प्रमोशन का मतलब ये सारे के सारे इंटरनल सोर्स के मेथड है कि कैसे बिजनेस के अंदर से एम्प्लॉय हम हायर करते हैं, उन सबके मेथड है। प्रमोशन का मतलब होता है इफ एनी एम्प्लॉय परफॉर्म द बेटर वर्क इन अवर ऑर्गेनाइजेशन देन हिज सीनियर प्रमोटेड दैट एम्प्लॉय एट ए हायर डेजिग्नेशन, दिस इज कॉल्ड द प्रमोशन। इससे उसका रैंक, उसकी सैलरी, ठीक है, उसका स्टेटस, सारी चीजें क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसका सीनियर उसको हायर डेजिग्नेशन पे शिफ्ट कर देता है। और बेटा जैसे ही हम उसको हायर डेजिग्नेशन पे शिफ्ट करते हैं तो ऑब्वियस बात है वो प्रमोटेड हो जाता है। प्रमोटेड होने से उसकी सैलरी, उसका पे स्केल, उसका स्टेटस, उसकी अथॉरिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इससे एम्प्लॉय में मोटिवेशन भी आता है। डिमोशन इसी का अपोजिट है। इफ द एम्प्लॉय नॉट परफॉर्म द बेटर वर्क इन आवर ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स देन दैट एम्प्लॉयज आर डिमोटेड एट लोअर डेजिग्नेशन। अगर कोई एम्प्लॉय बेटर वर्क परफॉर्म नहीं करता तो उस एम्प्लॉय को लोअर डेजिग्नेशन पे शिफ्ट कर दिया जाता है और लोअर डेजिग्नेशन पे शिफ्ट करना ही डिमोशन होता है। इससे उसकी अथॉरिटी, उसका रैंक, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करती बल्कि डीमोटिवेशन करती है। ठीक है, उसके बाद आता है ले ऑफ। बेटा बहुत बार 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है ले ऑफ होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है टेम्परेरी सेपरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज फ्रॉम द जॉब। जब एक एम्प्लॉय जॉब से टेम्परेरी फॉर्म में हम उसको सेपरेट कर देते हैं, यानी टेम्परेरी सेपरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज फ्रॉम द जॉब इज कॉल्ड ले ऑफ। स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं आए मैडम ऐसे कैसे होता है, टेम्परेरी रूप से निकाल दे तब कहाँ जाएगा, कहाँ नौकरी करेगा। बेटा टेम्परेरी सेपरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज फ्रॉम द जॉब इज कॉल्ड द ले ऑफ। इसका मतलब होता है कि जब मेरे बिजनेस में काम की जरूरत नहीं होती तब मैं एम्प्लॉय को क्या कर देती हूँ, निकाल देती हूँ। ठीक है, अब उसको कह दिया भाई 4 महीने कोई काम नहीं है, आप जाओ 4 महीने कोई भी काम कर सकते हो, समझ आया। तो उसको ले ऑफ बोला। 4 महीने बाद जब मेरे बिजनेस में काम आता है तब उन्हीं एम्प्लॉय को मैं दोबारा कॉल कर देती हूँ। इफ दे आर एग्री टू ज्वाइन अवर बिजनेस देन दे कैन ज्वाइन। अगर वो एग्री नहीं है तो मैं और भी हायर कर सकती हूँ। ठीक है, उस 4 महीने में मैं उनको कोई सैलरी वगैरह प्रोवाइड ही नहीं करती हूँ, तो उसको ले ऑफ बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी एक आइस फैक्ट्री है, उसमें मैंने बहुत सारे लेबर्स हायर कर रखे हैं। विंटर सीजन में आइस की डिमांड थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो फिर मैं उन 2 या 3 महीने के लिए, ठीक है, मैंने उन एम्प्लॉइज को कह दिया देयर इज नो रिक्वायरमेंट, ठीक है, या डिमांड नहीं है मार्केट में, सो यू कैन गो इन अवर बिजनेस एंड ज्वाइन टू एनी अदर बिजनेस फॉर 3 मंथ। ठीक है, और वो 3 महीने के लिए चले जाते हैं। बेटा वो जो काम करना चाहिए वो काम कर सकते हैं, मैं उनको कोई फोर्स नहीं करती। 3 महीने बाद जब मैं दोबारा से अपनी आइस फैक्ट्री की जब वो आइस की डिमांड बढ़ जाती है तो वो उनको दोबारा से कॉल करती हूँ। दोबारा से कॉल, अगर उनको कोई जॉब मिल जाती है तो ठीक है मैं कोई और हायर कर लूंगी, लेकिन नहीं मिलती है तो डेफिनेटली वो दोबारा मेरी फैक्ट्री को क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो जब इस तरीके से मैं अपने एम्प्लॉइज को टेम्परेरी रूप से हटा देती हूँ उसी को क्या बोला जाता है, ले ऑफ बोला जाता है। ठीक है, तो ये थे इंटरनल सोर्स के कौन कौन से मेथड है। ठीक है, आई होप आप लोगों को रिक्रूटमेंट का टॉपिक में मैंने एक पार्ट करा दिया, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मीनिंग, इसका फीचर, इसकी मेरिट्स, इसकी डीमेरिट्स, इसके मेथड्स। ठीक है, कल की वीडियो में हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट डिस्कस करेंगे।
ठीक है, मीनिंग तो मैं यहीं पे ही बता देती हूँ। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है व्हेन वी हायर द एम्प्लॉयज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, क्योंकि बाहर से अगर एम्प्लॉय हायर करोगे तो ऑब्वियस बात है हमें फ्रेश आइडिया रखने वाला एम्प्लॉय हायर हो जाएगा, ठीक है, वाइडर चॉइस होगी, यहाँ पर नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सूटेबल होता है और फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर करने की भी जरूरत नहीं होगी, तो किसी की कोई प्रोडक्टिविटी रिड्यूस नहीं होती है। क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स में हम एम्प्लॉयज को हायर करते हैं आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से, यानी हमारे बिजनेस के बाहर से कहीं से भी हायर कर रहे हैं, तो बेटा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। जब हम उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करते हैं तो बेटा जो इंटरनल सोर्स की मेरिट्स है वो एक्सटर्नल सोर्स की डीमेरिट्स बन जाती है, और जो इंटरनल सोर्स की डीमेरिट्स है वो एक्सटर्नल की मेरिट्स बन जाती है। क्लियर आ रहा है समझ में? हालांकि बुक में अलग अलग हेडिंग दे रखे हैं, लेकिन बच्चों को ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स का मीनिंग मैंने बता दिया भाई। एक्सटर्नल सोर्स वो सोर्स होता है, ठीक है, व्हेन वी हायर द एम्प्लॉयज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मीनिंग क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद मेरिट्स, भाई एक्सटर्नल सोर्स की मेरिट्स है वो इसकी डीमेरिट्स बन गई, जो इंटरनल की डीमेरिट्स है वो एक्सटर्नल की मेरिट्स है। क्लियर? जो इंटरनल की मेरिट्स है वो एक्सटर्नल की डीमेरिट्स है। जैसे एक्सटर्नल सोर्स इकोनॉमिकल नहीं होता, बहुत कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि उसके लिए मुझे ऐड देनी पड़ती है, और एडवर्टीजमेंट देने से कहीं ना कहीं बिजनेस का एक्सपेंस इनक्योर्ड हो जाता है। एम्प्लॉयज, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में कोई मोटिवेशन नहीं आता, क्योंकि उनका प्रमोशन ना होकर बाहर से एम्प्लॉय हायर कर लिया जाता है, सो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स डीमोटिवेट होती है। एक्सपेंस ज्यादा आता है, क्योंकि बाहर से एम्प्लॉय हायर करेंगे तो ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ती है, इसलिए बिजनेस के ऊपर एक्सपेंस का बर्डन इंक्रीज हो जाता है। लेबर टर्नओवर रेट भी हाई हो जाती है, क्योंकि अगर हम ऑल ओवर एम्प्लॉयज बाहर से हायर करेंगे तो हमारी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स डिससेटिस्फाई रहती है, और डिससेटिस्फाई होने की वजह से वो हमारे बिजनेस से स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, तो लेबर टर्नओवर रेट इंक्रीज होती है। ठीक है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की बजाय क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को मोटिवेशन ना मिलने, उनका प्रमोशन ना होने की वजह से उनका एफिशिएंसी लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, इससे उनकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ट्रांसफर वगैरह होता ही नहीं, हर काम के लिए हमें सेपरेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है एक्सटर्नल सोर्स में, और साथ ही साथ कहता है एम्प्लॉयज को ट्रांसफर के थ्रू दूसरे डिपार्टमेंट्स में हमें शिफ्ट करने की जरूरत नहीं होती, हर डिपार्टमेंट के लिए नए एम्प्लॉय हायर किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो जाता है कि एम्प्लॉय सरप्लस में भी हो सकते हैं किसी डिपार्टमेंट में, और सरप्लस में होने से हमें उनको एक्स्ट्रा सैलरी वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ती है, और ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता। तो इट मीन्स जो इंटरनल सोर्स की मेरिट्स है वो एक्सटर्नल की डीमेरिट्स, ठीक है, और जो इंटरनल सोर्स की डीमेरिट्स है वो एक्सटर्नल की मेरिट्स। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो प्लीज आज मेरे को जरूर आप कल मॉर्निंग तक मैसेज कर देना, क्योंकि कल की वीडियो में फिर मैं एक्सटर्नल को एक बार थोड़ा सा, और यानी एक्सटर्नल का मीनिंग, उसकी मेरिट्स, उसकी डीमेरिट्स एक बार थोड़ा सा फिर दोबारा आपको अच्छे से एक बार करा दूंगी। वैसे सेम ही आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को बड़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।